हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक। सो मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम बी एल एल बी के मुस्लिम लॉ की मतलब 6 सेमेस्टर के मुस्लिम लॉ की यूनिट 7 लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम तलाक और उसके काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लाइक डाइवोर्स क्या दे रखा है, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऊपर से मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस का क्या सिनेरियो है मुस्लिम लॉ के अंदर, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको आपका सारा कंटेंट मिलेगा। आप सब लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा एंड जो लोग पहली बार आए चैनल पे और जो लोग रेगुलरली आ रहे हैं, प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं तलाक होता क्या है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे तलाक क्या होता है। जबकि यूजुअली आप सबको पता है तलाक मतलब कि डाइवोर्स होता है, क्योंकि आप सबने इस बारे में सुना होगा कई बार। ठीक है, सो जो डाइवोर्स टर्म है, जो कि एक लैटिन वर्ड डाइवोरिटम से आया है, जिसका मतलब क्या है, किसी भी साइड को टर्न असाइड करना या फिर किसी भी चीज को सेपरेट करना। ठीक है, डाइवोर्स मतलब कि किसी भी चीज को सेट असाइड कर देना या फिर सेपरेट हो जाना। अब मुस्लिम लॉ के अंदर जो मैरिज है, वो डाइवोर्स कब होती है? या तो हस्बैंड या फिर वाइफ की डेथ हो जाए, या फिर डाइवोर्स के थ्रू जो है मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिज जो है डिसॉल्व करी जा सकती है। या तो पार्टीज की डेथ हो जाए या फिर तलाक ले लें तो वो जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे यहाँ मुस्लिम लॉ में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो जो ऑप्शन होता है टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी जो है पार्टीज के ऑप्शन से ही अराइज होता है। मतलब कि हम कहते हैं कि मुस्लिम लॉ में जो मैरिज होती है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर हम कह रहे हैं वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर वो एंड भी पार्टीज की मर्जी से ही होगा। कोई थर्ड पार्टी उससे एंड नहीं करा सकती, वो पार्टीज के अपने ऑप्शन पे ही एंड होगा। ठीक है, अब जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दे रखी है मुस्लिम लॉ के अंदर, लेकिन हमारे मुस्लिम लॉ में जो डिसोल्यूशन मैरिज है, वैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। काफी वाइड कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, काफी जगहों पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन भी हो, कुछ वर्ड्स समझ ही नहीं आएंगे, तो ऐसी सिचुएशंस हैं। बाकी आई होप आप लोग को समझ आए अच्छे से। अब मुस्लिम लॉ के अंदर जो राइट है ना डाइवोर्स का, वो मेनली जो है हस्बैंड के पास है, वुमेन के पास नहीं है। जैसे हस्बैंड जो है प्रोनाउंस कर सकता है डाइवोर्स को। आपने सुना होगा ट्रिपल तलाक, जो कि अब नहीं है ये प्रैक्टिस, लेकिन पहले था ना कि हस्बैंड के पास ही राइट होता था कि वो किसी रीजन को प्रोवाइड करे बिना अगर वो ट्रिपल तलाक बोल देता था 3 बार तो डाइवोर्स हो जाता था पहले। ठीक है, तो मोस्टली जो डाइवोर्स के राइट्स है वो हस्बैंड के पास है एज कम्पेरिजन टू फीमेल। ठीक है, मुस्लिम वाइफ के पास जो राइट हैंड डिवोर्स के, वो उसे उसका हस्बैंड ही डेलीगेट करेगा, या फिर दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए। लाइक अगर बीवी खुला ले रही है अपने हस्बैंड से, तो वो जो खुला का जो राइट है ना, वो कहीं ना कहीं उसका हस्बैंड ही उसको देगा, या तो किसी एग्रीमेंट के थ्रू, या फिर वो उसको ऐसे म्यूचुअली कह सकता है कि हाँ तेरे पास राइट है, तू मेरे से खुला ले सकती है अगर तेरे को मेरे साथ नहीं रहना है तो वो जो खुला लेने की जो पावर है ना, वो हस्बैंड ही कहीं ना कहीं वाइफ को डेलीगेट करेगा। ठीक है, खुला और मुबारक लेने की पावर हस्बैंड देता है वाइफ को। तो सुपीरियरिटी पावर किसके पास है? हस्बैंड के पास है डाइवोर्स को लेके। ठीक है, 1939 से पहले मुस्लिम वाइफ के पास कोई भी राइट नहीं था डाइवोर्स सीक करने के लिए, एक्सेप्ट एडल्ट्री या फिर इंसेनिटी हो या फिर इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड। कुछ चार्जेस थे हमारे पास, जैसे एडल्ट्री का चार्ज अगर लग रहा है, इंसेनिटी है, ये इम्पोर्टेंसी है हस्बैंड की, तो उन ग्राउंड पे डाइवोर्स वो ले सकती थी, बट इससे ज्यादा कोई ग्राउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे पहले। 1939 के बाद ही जो है इनके पास तलाक के बहुत ज्यादा ऑप्शंस आए थे, बहुत सारे ग्राउंड जो थे बने थे जब इनका मुस्लिम मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट आया था उस समय के टाइम पे। ठीक है, सो बेसिकली देखा जाए डाइवोर्स मतलब तलाक, और तलाक की पावर किसके पास है? मुस्लिम हस्बैंड के पास ज्यादा है एज कम्पेरिजन टू वाइफ। वाइफ के पास तब है जब हस्बैंड उसको डेलीगेट कर रहे हैं, तब वाइफ के पास पावर आएगी तलाक की। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरह से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा मुस्लिम लॉ के अंदर। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज देखा जाए बाय डाइवोर्स हो सकता है या फिर बाय डेथ ऑफ पार्टी। अगर पार्टी की डेथ हो गई किसी पार्टी की तो भी डाइवोर्स हो सकता है, या फिर डाइवोर्स के थ्रू डाइवोर्स हो सकता है, जिसमें हस्बैंड के पास
कुछ तरीके होते हैं डाइवोर्स लेने में, जिसमें आता है तलाक। और ये तलाक हमारे पास ना दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक आता है इला, एक आता है जाहिर, ठीक है। वाइफ के पास पावर होती है तलाक, तलाक ताफिद की जो पावर है वाइफ के पास होती है। खुला की या फिर लियान की जो पावर है वाइफ के पास होती है, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स हो सकता है दैट इज कॉल्ड मुबारक। और जुडिशियल डिक्री से भी वो जो है डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे डाइवोर्स लिया जा सकता है। तलाक इला जाहिर हस्बैंड का रहेगा, वाइफ का रहेगा। अ, तलाक ताफविद खुला लियान का, म्यूचुअल कंसेंट मुबारक, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या आता है या किस टाइप की चीजें इसके अंदर इंक्लूड है या क्या कंडीशंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि हस्बैंड के थ्रू किस तरह से मैरिज डिसॉल्व होगी बाय द एक्ट ऑफ हस्बैंड। हम सबसे पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बाय द एक्ट ऑफ हस्बैंड हमने कहा है कि तलाक की पावर है हस्बैंड के पास। तो तलाक क्या है, रेफर करा गया उस वर्ड को जो वो रेप्यूडिएट करा जाएगा हस्बैंड के द्वारा, ठीक है। मतलब कि तलाक वर्ड जो है वो हस्बैंड ही बोल सकता है, ठीक है, अपनी मैरिज में। और इसका एक अरेबिक मीनिंग है जिसका मतलब है रिलीज करना या फिर किसी भी चीज को जाने देना, ठीक है। तलाक का जो अरेबिक वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, रिलीज कर देना किसी को या फिर किसी को छोड़ देना, लाइक किसी को जाने देना, ठीक है। तलाक हमारा वर्बली और रिटर्न दोनों फॉर्म में होता है। रिटर्न में हमारा तलाकनामा होता है, वर्बली में वो ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस कर देते हैं तो वो उनका तलाक माना जाता है, ठीक है। शिया लॉ कहता है कि तलाक जो है प्रोनाउंस होना चाहिए ऑरली। उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स रिक्वायर्ड नहीं है किसी वैलिड तलाक को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। शिया लॉ कहता है कि आप तलाक को जो है प्रोनाउंस कर दीजिए दो विटनेस के सामने, वो काफी है। इससे ज्यादा आपको इसमें कोई फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सुन्नी लॉ कहता है कि अगर कोई मैन तलाक प्रोनाउंस कर रहा है तो वो कैपेबल होना चाहिए। मतलब कोई भी जो मैन तलाक दे रहा है अपनी वाइफ को तो या तो वो एडल्ट हो या फिर वो सेन हो, ठीक है। वो कहता है कि जो बंदा तलाक दे रहा है वो कैपेबल होना चाहिए माइंड उस चीज को समझने के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। अब किस मोड में तलाक दे सकता है हस्बैंड अपनी वाइफ को? तो पहला हमारा है तलाक उल सुन्नत। तलाक उल सुन्नत के अंदर दो टाइप के तलाक जो हैं इसमें डिवाइडेड है, ठीक है, तलाक उल सुन्नत के अंदर। अब तलाक उल सुन्नत के अंदर हमारा तलाक ए एहसान और तलाक ए हसन आता है, ठीक है। तलाक ए एहसान एंड तलाक ए हसन आता है हमारा तलाक उल सुन्नत के अंदर। अब ये चीजें काफी कंफ्यूज कर देती है, तो अपने लिए कहीं नोट डाउन कर लो। वैसे तो नोट्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस स्टिल किसी पेज पे ये थोड़ी चीजें इसकी लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब तलाक हसन के अंदर क्या होता है, हस्बैंड जो है तलाक को प्रोनाउंस कर देता है, ठीक है। जब हस्बैंड जो है तलाक को प्रोनाउंस कर देता है तो वो तलाक को जो है ना 3 मंथ, मतलब कि जो इद्दत पीरियड होते हैं 3 मंथ, जो कि 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस पीरियड के टाइम ही वो तलाक प्रोनाउंस करेगा। मतलब हस्बैंड ने तलाक प्रोनाउंस करा तो वुमेन को 3 मंथ का इद्दत पीरियड जो है फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। और इस पीरियड के दौरान जिस टाइम पे वाइफ इद्दत पीरियड पर है, अगर उस पीरियड के दौरान हस्बैंड ने उसके साथ रिज्यूम कर लिए कोहैबिटेशन उनके रिज्यूम हो गई, या उनका सेक्सुअल रिलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स दोबारा स्टार्ट हो गया, तो वो जो डिवोर्स है वो रिवोक्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम तलाक प्रोनाउंस करा, तलाक प्रोनाउंस होने के बाद तलाक के हसन में 3 मंथ का इद्दत पीरियड होगा, ठीक है। 3 मंथ का इद्दत पीरियड बोले तो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वुमेन की वो इसके अंदर काउंट होता है, 3 मंथ का इद्दत पीरियड होता है। उस इद्दत पीरियड के दौरान अगर हस्बैंड ने वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन कर लिए, कोहेबिट कर लिए, दोबारा रिज्यूम कर लिए, तो वो जो तलाक उन्होंने प्रोनाउंस किया वो रिवोक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा तलाक हसन, ठीक है। अब आया हमारा तलाक हसन क्या होते हैं। इसके अंदर हस्बैंड से एक्सेप्ट करा जाता है कि वो जो उसके 3 अटर वर्ड्स है, मतलब कि वो जो उसके वर्ड्स है तलाक के, तो वो 3 टाइम देगा, लेकिन सक्सेसिव पीरियड्स में वो देगा आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कि
तलाक के हसन में तो उन्होंने तलाक प्रोनाउंस करा और 3 मंथ के इद्दत पीरियड दिया गया। तलाक के हसन में क्या होता है कि आप जो है ना अपने तलाक को 3 टाइम बोलेंगे, लेकिन सक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के पीरियड में आप उसको बोलेंगे। ठीक है। हस्बैंड सबसे जो पहली जो सिंगल डिक्लेरेशन होगी तलाक की, उसका वो वेट करेंगे जब तक उसको अनदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ जाती। पहले अगर उन्होंने सिंगल डिक्लेरेशन कर दी है कि मुझे तलाक लेना है, तब वो वेट करेंगे जब उसकी सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, उसके बाद वो सेकेंड प्रोनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है। द फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोनाउंसमेंट रिवोक करी जा सकती है हस्बैंड के द्वारा। और फिर दोस्तों अगर वो चाहता है तो वो उसको रिवोक कर सकता है, या फिर अगर वो अपने कॉन्जुगल रिलेशंस को रिज्यूम कर रहा है, तब वो जो तलाक उन्होंने प्रोनाउंस करा है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। अगर रिवोकेशन नहीं हुई है फर्स्ट और सेकंड डिक्लेरेशन होने के बाद, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनको तलाक के लिए बोला, ठीक है, सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्होंने उसे तलाक दिया, अब सेकंड के बाद जो थर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, अगर इन्होंने उस मेंस्ट्रुअल साइकिल तक अपने तलाक को रिवोक नहीं करा, लाइक उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ या उनके बीच में उनके जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स हैं वो रिज्यूम नहीं हुए, तो हस्बैंड बाउंड होता है कि वो थर्ड प्रोनाउंसमेंट उसको करनी ही पड़ेगी। मतलब जब उसकी थर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो हस्बैंड बाउंड है कि उनको थर्ड प्रोनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने रिलेशन बना लिया अपने बीच में, ठीक है, उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप दोबारा बन गए, तो जो उन्होंने पहले जो तलाक बोले थे वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे। अगर नहीं बनता है तो फिर उनको क्या कहते हैं, मैरिज का थर्ड उनको प्रोनाउंस करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोनों का डिफरेंस इतना है कि तलाक के असल में हम कह रहे हैं कि आप तलाक प्रोनाउंस करोगे, ठीक है, उसके बाद आप वुमेन 3 मंथ का इद्दत पीरियड रखेगी, आपके यहाँ पे रहेगी वो 3 मंथ के इद्दत पीरियड के लिए। उस टाइम पे अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स दोबारा रिज्यूम कर लिए वाइफ के साथ, तो आपका डाइवोर्स रिवोक्ड हो जाएगा। ये बात हमारा हसन कहता है। हसन ये कह रहा है कि 3 सक्सेसिव टाइम मिलेगा आपको, एक साथ नहीं बोलेंगे आप तलाक तलाक तलाक, 3 सक्सेसिव टाइम मिलेगा आपको। आप उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद तलाक के लिए बोल सकते हैं। फर्स्ट आप उसको डिक्लेरेशन दे दो, सेकंड जब उसकी सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी आप तब उसे बोल दो। सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने के बाद अगर आपने कॉन्जुगल राइट्स अपने दोबारा स्टार्ट कर लिए तो ठीक है, नहीं करे हैं तो थर्ड आपको तलाक की डिक्लेरेशन करना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा तलाक हसन और तलाक एहसन हुआ। आई होप आप लोग को समझ आया हो। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो प्लीज आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन 01 पे मेरे को अपना जो भी डाउट हो वो ड्रॉप कर देना। अब आया हमारा तलाक उल बिद्दत। ठीक है, तलाक उल बिद्दत क्या होता है? तलाक उल बिद्दत एक कॉमन फॉर्म होती है तलाक की, जिसे हम ट्रिपल तलाक कहते हैं, जिसमें 3 प्रोनाउंसमेंट होती है। सिंगल सिटिंग में आपको तलाक देना पड़ता है। ठीक है। सो तलाक उल बिद्दत, ट्रिपल तलाक। ठीक है। और सिंगल प्रोनाउंसमेंट में आप इसे देंगे। इसको सिंफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था 2017 का। इस केस के अंदर ट्रिपल तलाक को जो है डिस्क्रिमिनेटरी एंड अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन कहा गया। इस केस के बाद ट्रिपल तलाक इंडिया में बंद हो गया। अब ट्रिपल तलाक का मतलब किसी भी तरीके की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ट्रिपल तलाक फॉलो नहीं होता है इंडिया के अंदर। ठीक है। शायरा बानो केस, शाह बानो केस दोनों अलग है। शायरा बानो डाइवोर्स को लेके है, शाह बानो मेंटेनेंस को लेकर है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। तो जो शायरा बानो केस है, इन्होंने चैलेंज करा था सुप्रीम कोर्ट के आगे, ठीक है, कि ये जो प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक की, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन्स के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो मेजोरिटी ऑफ जजमेंट थी वो 22 अगस्त 2017 में आई, जिन्होंने इस प्रैक्टिस को साइड असाइड कर दिया और ऐसा कहा कि ये जो प्रैक्टिस है ये आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने पोजीशन दी, और उस टाइम पे जो तलाक बिद्दत था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ वुमेन कहा गया था। ठीक है। वो इसलिए कहा गया क्योंकि जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट था ट्रिपल तलाक का जो सारा कॉन्सेप्ट था, उसको
जेंडर इक्वालिटी नहीं थी उसके अंदर कोई भी, क्योंकि उसमें मेन के पास ज्यादा राइट थे कंपेयर टू वुमेन। ऐसे तो कोई अपने मुंह से गलती से किसी के मुंह से मजाक में भी ट्रिपल तलाक निकल गया तो वो तलाक माना जाता था ना। तो इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। और आर्टिकल हमारा 14 है, राइट टू इक्वालिटी, तो उसके अगेंस्ट इसे चैलेंज करा गया और इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया इस प्रैक्टिस को। ठीक है। तो तलाकुल बिद्दत आपको समझ आया। ठीक है, तलाकुल सुन्नत में दो टाइप थे, हसन, असन, और तलाकुल बिद्दत। ठीक है। अब एक आया हमारा इला, क्या होता है। देखो, इला ये होता है अगर कोई भी हस्बैंड जो है, हस्बैंड ने ओथ ली है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा अपनी वाइफ के साथ। ठीक है, और कोई भी कंजम्पशन नहीं हुई है, 4 महीने हो गए हैं शादी को, बट किसी भी तरह का कोई कंजम्पशन नहीं हुई, मैरिज कंज्यूम ही नहीं हुई है, तो मैरिज जो है 4 महीने बाद डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अगर हस्बैंड को रिज्यूम करनी है कोई भी सेशन 4 मंथ के अंदर उसे करनी पड़ेगी, तो इल्ला जो है वो कैंसल्ड हो जाएगा एंड मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी। इला एक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है। अगर 4 महीने तक हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, तब मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। एक होता है जिहार। जिहार क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ इनकोहेट डिवोर्स है ये भी। और ये इस टाइप का डिवोर्स है कि जिसमें हस्बैंड अगर कंपेयर करता है अपनी वाइफ को किसी अपनी फीमेल रिलेशन के साथ जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री में है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अपने सिस्टर से कंपेयर कर दिया या फिर अपनी मदर से कंपेयर कर दिया, तो उस मैरिज में मतलब कि तब ये मैरिज जो है, डिवोर्स इस मैरिज में लिया जा सकता है। जिहाद में वुमेन के पास राइट होता है कि वो विड्रॉ कर सकती है जब तक कि वो पेनेंस परफॉर्म ना कर दे। इसका मतलब जब तक कि वो किसी को कुछ दान ना कर दे तब तक के लिए वाइफ जो है विड्रॉ कर सकती है। ठीक है। अगर हस्बैंड एक्सपीडिएट नहीं करता है, अगर हस्बैंड नहीं कर रहा है अपनी शादी, मतलब कि अगर वो दान नहीं कर रहा है या फिर वो व्रत नहीं कर रहा है, मतलब मुस्लिम के अंदर कुछ फास्ट होता है जो हस्बैंड को करना पड़ता है जिहार के केस में, और उसको गरीबों को कुछ दान करना पड़ता है या फिर मस्जिद के अंदर कुछ देना पड़ता है, तो ऐसा इनका सीन होता है। मतलब कुछ अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है अगर इनको दोबारा अपनी जो मैरिज है उसको कंज्यूम करना है या मैरिज को दोबारा रिज्यूम करना है, तो उन्हें ये सब चीजें करनी पड़ती है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वुमेन के पास राइट, मतलब जो वाइफ होती है उसके पास राइट होता है कि वो जुडिशियल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। तो जिहार बेसिकली एक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है कि आपने अपनी बीवी को अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, अपने किसी क्लोज रिलेशन से कंपेयर कर लिया जो कि आपकी प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है, तो उस टाइम पे वाइफ के पास राइट होता है कि वो विड्रॉ कर सकती है आपके पास से, मतलब आपकी सोसाइटी है वहां से वो विड्रॉ कर सकती है। और वो तब तक आपके साथ अपनी कॉन्जुगल राइट्स को परफॉर्म नहीं करेगी जब तक आप कुछ पेरेंट्स का कोई काम ना कर लें, कुछ अच्छा काम ना कर लें, कुछ दान पुण्य ना कर लें, तब तक वो उस चीज को जो है रिज्यूम नहीं करेगी। ठीक है। और अगर आप फिर भी नहीं करते हैं कुछ, तो उसके बाद राइट होता है कि वो डाइवोर्स ले सकती है। इला हो गया, जिहार हो गया। ठीक है, तो ये सारे डाइवोर्स है मेल पर्सन के, मतलब हस्बैंड के। अब आया वाइफ के पास, वाइफ किस तरह से डाइवोर्स ले सकती है। हम बात करें वाइफ की, तो वाइफ के पास राइट होता है तलाक ताफीज की, जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो तलाक ताफीज मुस्लिम लॉ के अंदर बेसिकली वाइफ डज नॉट हैव एनी यूनिलेटरल राइट, ये हमने पहले भी देखा है। वाइफ के पास किसी भी तरह का सिंगल राइट नहीं होता जिसमें वो तलाक को प्रोनाउंस कर सके। इवन दो, अगर आपने देखा भी होगा नॉर्मल प्रैक्टिसेस में भी, तो ऐसे कोई राइट्स नहीं है, जबकि अब तो वुमेन्स के पास, मतलब अब तो फिर भी मुस्लिम वुमेन्स के पास बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारी फ्रीडम्स हैं, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ करता था ना। सो क्या है कि, हाँ, सो उनके पास इसको राइट नहीं होते थे कि वो तलाक को प्रोनाउंस कर सके। हाउएवर जो हस्बैंड थे वही उनको डेलीगेट करते थे ये राइट, कि वाइफ जो है रिटर्न एग्रीमेंट, अपने जो राइट है वो रिटर्न एग्रीमेंट में दे देते वाइफ को कि आप जो है मुझसे तलाक ले सकते हो। ठीक है। अगर तलाक ताफीज वो है जब हस्बैंड ने वाइफ को रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू ये राइट दिया है कि आप मुझसे तलाक ले सकते हैं, तो उसको तलाक ताफीज कहा गया है। ये जो डेलीगेशन है ये कंडीशनल होती है। ठीक है, तलाक तावीज की जो डेलीगेशन होती है वो कंडीशनल होती है।
इसमें हस्बैंड अलाउ करता है वाइफ को कि वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है कुछ सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर। लाइक हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं या किसी भी तरीके की कोई इश्यू अराइज हो रहा है, तो हस्बैंड ही वाइफ को एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू एक पावर डेलीगेट करता है कि आप मुझसे तलाक ले सकती हैं। इस तलाक को तलाक तावीज कहा जाता है। मतलब जो कंडीशनल डाइवोर्स होता है जो कि एक वाइफ लेती है अपने हस्बैंड से, उसको हम तलाक तावीज कहते हैं। ठीक है। एक होता है लियान। लियान का सिंपल मतलब है चार्ज ऑफ एडल्ट्री ऑन वाइफ। अगर हस्बैंड ने फॉल्सली इम्पोज कर दिया है एडल्ट्री चार्जेस अपनी वाइफ के ऊपर, तब वाइफ के पास राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड को स्यू कर सकती है एंड डिग्री ऑफ डाइवोर्स ले सकती है इस ग्राउंड के ऊपर। ठीक है। अगर हस्बैंड ने कहा है कि ये मेरे साथ साथ रह रही है, किसी और पर्सन के साथ भी रह रही है, किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशंस इसके कंटिन्यू चल रहे हैं, अगर वो ऐसा बोल रहा है हस्बैंड अपनी वाइफ को, उसके ऊपर एडल्ट्री के चार्जेस लगा रहा है, तो ऐसे केस में वाइफ के पास राइट होता है कि वो जो है स्यू कर सकती है अपने हस्बैंड को एंड डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है। एक वो हमारा तलाक तावीज जिसमें हस्बैंड खुद वाइफ को एक अग्रीमेंट दे रहा है कि आप मुझसे डाइवोर्स ले सकती हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो। स्पेसिफिक होता है, कंडीशनल बेस्ड होता है। ठीक है। लियान, अगर आप अपनी वाइफ पे एडल्ट्री के चार्जेस लगा रहे हैं तब वाइफ के पास राइट होता है डाइवोर्स लेने का। ठीक है। अब आए हमारा म्यूचुअल कंसेंट से। दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से कैसे डाइवोर्स हो सकता है, तो सबसे पहला आया खुला। खुला म्यूचुअल कंसेंट से लिया जाता है। ठीक है। वाइफ ही खुला के लिए अप्रोच कर सकती है। ठीक है। और जिस टाइम पे वाइफ खुला ले रही है तो उसको जो मेहर मिला था उसको वो रिटर्न करना पड़ेगा या फिर कुछ कंसिडरेशन जो है उसको हस्बैंड को देनी पड़ेगी डाइवोर्स को इनिशिएट करने के लिए। मतलब खुला में ये सीन है, म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है लेकिन वाइफ ही उसकी तरफ से स्टार्ट कर सकती है खुला के लिए। लेकिन उसमें क्या है, जो मेहर उसको मिला है वो उसे रिटर्न करना पड़ेगा या फिर कोई कंसिडरेशन उसको देनी पड़ेगी अपने हस्बैंड को। रेसिडेंट वर्सेस बाकरीदन का केस है जिसके अंदर जो प्रीवी काउंसिल है उन्होंने एम्फेसाइज करा कि खुला जो है कंसेंसुअल होना चाहिए, किसी भी अनडू प्रेशर में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो खुला तब होगा जब दोनों पार्टीज एग्री हैं या फिर फीमेल एग्री है और उसे मेहर जो है रिटर्न करना पड़ेगा। मुबारत, जिसमें दोनों पार्टीज लाइक हस्बैंड एंड वाइफ वो बहुत खुश है एक दूसरे से अलग होके। लाइक जो ऐसी सिचुएशन है कि अब हम साथ रह ही नहीं सकते हैं तो हम दोनों ने अपनी मर्जी से डाइवोर्स ले लिया। ठीक है। तो वो मुबारत वो डाइवोर्स होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से अलग होके एक अलग ही सुकून मिल रहा है। ठीक है। सुन्नीस के अंदर जब पार्टीज टू द मैरिज एंटर होती है मुबारत के अंदर तो उनके जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो खत्म हो जाते हैं। जिस समय हम मुबारत में एंटर हुए, मतलब हस्बैंड और वाइफ मुबारत में एंटर हुए, हमारे सारे ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स एक दूसरे के लिए खत्म हो जाएंगे। शियास के अंदर क्या होता है, इंसिस्ट दैट द वर्ड मुबारक वो जो है फॉलोड होना चाहिए तलाक प्रोनाउंसमेंट की तरह। शियास कहते हैं कि जो तलाक मुबारक है वो तलाक प्रोनाउंसमेंट की तरह फॉलो होना चाहिए। ठीक है। अनलेस पार्टीज इनकैपेबल नहीं है तलाक प्रोनाउंस करने के लिए या फिर वो अरेबिक वर्ड तलाक को प्रोनाउंस करने के लिए, अगर पार्टीज इनकैपेबल नहीं है तो वो प्रोनाउंस करके इसमें तलाक ले सकती है मुबारक में भी। अदरवाइज नो डिवोर्स विल बी रिजल्ट अमंग बोथ सुन्नी एंड शियास। मुबारक इररिवोकेबल है, अगर एक बार मुबारक की प्रैक्टिस आपने कर दी है तो आप उससे रिवोक्ड नहीं कर सकते। ठीक है। मुबारक बेसिकली जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो वो होता है मुबारक। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, मेरी पूरी कोशिश थी। अब एक केस है, इसमें हमने लिखा है स्मृति शाहबाद अदान सामी खान वर्सेस अदना समी खान का एक केस है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें रूल करा, अगर वाइफ की विश है कि वो अपने हस्बैंड को रीमैरी करना चाहती है, खुला या फिर मुबारक, मतलब कि खुला या मुबारक मतलब दोनों म्यूचुअल कंसेंट के डाइवोर्स है। अगर म्यूचुअल कंसेंट के डाइवोर्स पर डाइवोर्स लेने के बाद वाइफ दोबारा अपने हस्बैंड को शादी करना चाहती है तो इस केस में कहा गया उसको हलाला की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मतलब हलाला मतलब कि किसी दूसरे मैन से शादी करना, कंज्यूमेटिंग द मैरिज एंड डाइवोर्स कर देना उसको, उसके बाद रीमैरी करना अपने हस्बैंड से। पहले ये चीज बहुत ज्यादा फॉलो होती थी हलाला की प्रैक्टिस। तो ये कहा गया कि उसको हलाला की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इस केस में ऐसा कहा गया था अगर आप अपने ही हस्बैंड से दोबारा शादी कर रहे हैं जिनसे आपने तलाक लिया तो आपको हलाला की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय जुडिशियल डिक्री, अब हम देखते हैं। हमने देखा डिसोल्यूशन हमारा हस्बैंड कैसे कर सकता है, वाइफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट से कैसे होगा। अब हम देखते हैं जुडिशियल डिक्री से कैसे होगा। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट हमारा 1939 में आया था। इसने मुस्लिम वुमेन्स को राइट दिया कि वो डाइवोर्स जो है ले सकते हैं, वो जुडिशियल डिसोल्यूशन ले सकता है मैरिज की। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं जिन केसेस में मुस्लिम वुमेन जो है डाइवोर्स ले सकती है। इसमें कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड जो है मिसिंग है काफी लंबे पीरियड से बिना किसी इंफॉर्मेशन के, वाइफ के पास डाउट है, वाइफ के पास राइट है कि वो डाइवोर्स ले सकता है। फेलियर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, अगर हस्बैंड फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अपनी वाइफ को, ठीक है, तो वाइफ के पास राइट है कि वो डाइवोर्स डाल सकती है। इम्प्रिजमेंट, अगर हस्बैंड को जो इम्प्रिजमेंट हुई है वो काफी लंबे पीरियड के लिए हुई है तो वो डाइवोर्स ले सकती है। डिजर्शन, अगर हस्बैंड ने अबंडन कर दिया है वाइफ को, मतलब उसने वाइफ को छोड़ दिया है बिना किसी रीजनेबल कॉज के, वाइफ के पास राइट होता है कि वो डिजर्शन के ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है। इम्पोर्टेंसी, अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एंड अनेबल है कंज्यूमेट करने को मैरिज को, तब डाइवोर्स लिया जा सकता है। इंसेनिटी और अनसाउंड, अगर हस्बैंड को कोई भी मेंटल इलनेस है या वो इनसेन है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां वाइफ को रहना बहुत मुश्किल है हस्बैंड के साथ, तो वो डाइवोर्स ले सकती है। क्रुएलिटी भी एक ग्राउंड बना जिसमें फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी के बेस पर हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ये ग्राउंड अलाउ होता है वुमेन को जो मैरी करते हैं बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी। जो भी कोई वुमेन्स की प्यूबर्टी की एज से पहले शादी हुई है, जिस टाइम वो प्यूबर्टी अटेन करेंगे तब वो डाइवोर्स ले सकती हैं। ठीक है, अगर उनकी मैरिज कंज्यूम नहीं हुई है, उन्हें लगता है कि उन्हें साथ नहीं रहना, तो वो डाइवोर्स ले सकती हैं। अदर ग्राउंड्स हैं जैसे कि हमारा इला का ग्राउंड हो गया, जिहार का ग्राउंड हो गया, और लीन का ग्राउंड हो गया, जो हमने अभी पढ़ा। ये कुछ अदर ग्राउंड है जिन बेसिस पे भी जो मुस्लिम वुमेन है वो डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अंडर सेक्शन 125। देखो 125 सीआरपीसी में दे रखा था, जो कि अब 144 है बीएनएसएस। ठीक है, इसके अंदर मेंटेनेंस के प्रोविजन दिया हुआ है। मेंटेनेंस को एज अ नफक कहते हैं मुस्लिम वर्ड में, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, जो एक मैन स्पेंड करता है अपनी फैमिली में, ठीक है, जिसके अंदर हम फूड क्लोथिंग एंड लॉजिंग वगैरह, मतलब सारा कुछ फाइनेंसिस हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जो कॉन्सेप्ट है मेंटेनेंस का, उसका मेजर एम क्या है, प्रोटेक्ट करना वाइफ के राइट को एंड उसके उसको एक डिग्निफाइड लाइफ देना। ठीक है, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हस्बैंड की लायबिलिटी होती है कि वो वाइफ को मेंटेन करेगा, अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है तो, अनटिल अनलेस वाइफ ने दूसरी शादी ना करी हो। ठीक है, तो मेंटेनेंस को नफा कहते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर। ठीक है, और एक मैन कितना स्पेंड कर रहा है अपनी फैमिली में, वो सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है ना, एक सेकेंड। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग को समझ आया हो। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ, किस तरह से मुस्लिम वाइफ की मेंटेनेंस होती है। मुस्लिम लॉ के अंदर वाइफ का राइट मेंटेन होने का तब तक है जब तक वो इद्दत पीरियड तक है। ठीक है,
तो मुस्लिम लॉ के अंदर जो है मेंटेनेंस जो है वाइफ की, वो एक हस्बैंड का मतलब उसका खुद का एक एब्सोल्यूट राइट है। सो जो एक मुस्लिम हस्बैंड है वो बाउंड होता है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए, जब उसकी एक वैलिड मैरिज हुई है, मतलब सही मैरिज है। सो वो अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा, चाहे वहां पे कोई एग्रीमेंट हो या ना हो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। और ये जो ऑब्लिगेशन है मेंटेनेंस की हस्बैंड के ऊपर होती है कि वो प्रॉपर मेंटेनेंस दे अपनी वाइफ को सारी सर्कमस्टांसिस के अंदर, उसको एक गुड फाइनेंशियल कंडीशन दे। क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस है वो प्रिस्क्राइब नहीं है अंदर मैट्रिमोनियल स्टेट्यूट, मतलब ये जो हमारा मुस्लिम लॉ है, ये जो हमारा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर हमें क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस दे नहीं रखा कि कितना परसेंट होना चाहिए। लेकिन वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है, कोर्ट डिसाइड करती है, कुछ फैक्टर्स को देखते हुए डिसाइड करती है कि कितना मेंटेनेंस देना चाहिए हस्बैंड को अपनी वाइफ को। इन एडिशन मेंटेनेंस को प्रोवाइड करा गया है कि वो ऑब्लाइज्ड है टू गिव अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस सच एज खर्चाए पानदान। खर्चाए पानदान एंड मीवा खोरी। अब खर्चाए पानदान ऐसा होता था पहले के टाइम पे, मुस्लिम शायद बहुत ज्यादा पान खाते थे, तो एक पान का बॉक्स दिया जाता था जिसमें कुछ एक्सपेंसेस दिए जाते थे। तो वो चीज है। तो मेंटेनेंस का प्रोविजन है हमारा एक्ट के अंदर। ठीक है। अब किस circumstances में हस्बैंड इज नॉट entitled टू मेंटेन द वाइफ, या वाइफ इज नॉट entitled टू गेट मेंटेनेंस? अगर वो उसने प्यूबर्टी अटेन नहीं करी है, ठीक है, अगर उसने अपने हस्बैंड का abandon कर दिया है और वो अपनी मैरिटल ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर रही है, जहाँ पे वो एलॉप्स मतलब किसी और व्यक्ति के साथ, किसी और मैन के साथ चली गई है, या फिर उसने डिसओबे कर दिया है अपने बिना किसी रीजनेबल कमांड्स के, मतलब कि उसने अपने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, कुछ ऐसे ग्राउंड है जिसमें वाइफ जो है उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। ठीक है। अब मेंटेनेंस अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट। अब इसके अंदर ये भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि मेंटेनेंस जो है इद्दत के पीरियड में मिलती है, मेंटेनेंस ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। जब एक डाइवोर्स वुमेन के पास राइट होता है कि उसे रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस मिले उसके इद्दत पीरियड के टाइम पे उसके हस्बैंड से, आफ्टर द इद्दत पीरियड भी उसको मेंटेनेंस मिले, अगर वो अनमैरिड है और वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, तो भी वो इंटाइटल्ड है कि उसको जो है मेंटेनेंस मिले अपने हस्बैंड से। अच्छा, लेकिन पहले सीन ऐसा होता था कि हाँ, पहले ऐसा होता था कि उनको जो मेंटेनेंस मिलती थी ना वाइफ को, वो उनके रिलेटिव से मिलती थी। ठीक है, या फिर हाँ, पहले ऐसा होता था कि मेंटेनेंस जो थी वाइफ को वो उनके रिलेटिव से मिलती थी, या फिर अगर उनके रिलेटिव नहीं है तो फिर उनको जो मेंटेनेंस थी वो वक्फ बोर्ड के थ्रू मिलती थी, जहाँ पे वो रहती थी वहां का वक्फ बोर्ड उन्हें मेंटेनेंस देता था। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब हस्बैंड की ड्यूटी बन गई है प्योरली। ठीक है। फिर जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट है 1986 का, अब उसके अंदर कुछ ऑपरेशन बना दिया गया है सेक्शन 125 से लेके 128 का और सीआरपीसी। ठीक है, अब इसके अंदर मेंटेनेंस का प्रोविजन डाल दिया गया है जो कि मुस्लिम लॉ के साथ साथ ऑपरेशनल चलेगा। वो पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस ले सकती हैं, प्लस वो सीआरपीसी के अंदर भी मेंटेनेंस ले सकती हैं। अब मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है, 1985 का केस है। ठीक है। पिटिशनर थे हमारी मोहम्मद अहमद खान एंड रिस्पोंडेंट थी शाह बानो बेगम। सो इसके अंदर क्या हुआ, जो शाह बानो बेगम है, एक्चुअली ये उल्टा हो गया। पिटिशनर शाह बानो बेगम थी जिन्होंने केस करा था, रिस्पोंडेंट थे मोहम्मद अहमद खान, ये उल्टा हो गया, ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो शाह बानो एक 62 ईयर्स ओल्ड मुस्लिम वुमेन थी। इन्हें इनके हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया था ट्रिपल तलाक के थ्रू। अब क्या हुआ, इन्होंने एक पिटीशन फाइल करा अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी में, इन्होंने पिटीशन डाला मेंटेनेंस के लिए। उनके हस्बैंड ने कहा कि इस्लामिक लॉ के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तब तक है जब तक इद्दत पीरियड चल रहा है। ठीक है, जो कि हमने अभी देखा, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तब कब की है मुस्लिम लॉ की, जब तक इद्दत पीरियड चल रहा है। इद्दत पीरियड के बाद वक्फ बोर्ड मेंटेन करेगा या फिर उसके रिलेटिव मेंटेन करेंगे। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी 1985 में, 5 जजेस की बेंच ली जिन्होंने वर्डिक्ट दी, जिसके अंदर हमारे सीधे आए चंद्रचूड़ थे, राघुनाथ मिश्रा थे, डीए देसाई थे, ओ चिन्नप्पा रेड्डी थे एंड एस मेनका तारमिया थे। जब इन्होंने ये एक 5 जजेस बेंच ने वर्डिक्ट दी इस केस के ऊपर, 23 अप्रैल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया, शाह बानो के फेवर में लिया। उन्होंने कहा सेक्शन 125 एक सेकुलर लॉ है
और ये सभी पर एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग टू मुस्लिम वुमेन, क्योंकि वो एक हमारा सेक्युलर लॉ है तो वो सब पे एप्लीकेबल होगा। इसके अंदर कोर्ट ने हेल्ड करा इसके अंदर कोर्ट ने हेल्ड करा कि वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस लेने के लिए बियॉन्ड द इद्दत पीरियड। ठीक है। एंड ये हमारा मेंशन्ड है हमारा आर्टिकल 44 के अंदर, जो कि हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ठीक है। ठीक है, एक डेड लेटर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज करा नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 44 विच कॉल्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। उन्होंने कहा लॉज के लिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि सब पर अप्लाई होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये लॉ मुस्लिम से अप्लाई नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 44 का ब्रीच हो रहा है। इट रेफरेंस टू कुरान टू द सपोर्ट। इसके अंदर कुरान को इस कुरान की सपोर्ट इस डिसीजन में ली गई थी, क्योंकि कुरान में ऐसा है ना कि हस्बैंड जो है सुपीरियर माने गए हैं और हस्बैंड के पास सारी पावर्स होती है फाइनेंशियल अर्न करने की और अपनी वुमेन्स का ध्यान रखने की, इसलिए कुरान की इसमें सपोर्ट ली गई थी। ठीक है ना, जब इस केस को डिसाइड करा था तो बैकलैश एंड लेजिस्लेटिव रिस्पांस क्या रहे 1986 के। इसके अंदर काफी प्रोटेस्ट हुआ, कंजर्वेटिव मुस्लिम ग्रुप ने इसके अंदर काफी प्रोटेस्ट करा था, क्योंकि लोग इसके फेवर में नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि उन्हें लग रहा था उनकी पुरानी प्रैक्टिस को हम लोग मतलब उनकी पुरानी प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट हटा रहा है, तो उसके फेवर में नहीं थे लोग। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने पास कर दिया मेंटेनेंस अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में था। तब उस टाइम पे 1986 में था, तब इसके अंदर मेंटेनेंस का जो क्लॉज है वो ऐड करा गया। उससे पहले क्या होता था, इद्दत के पीरियड के बाद जो लाइबिलिटी थी वुमेन की उसको मेंटेन करने के लिए वो शिफ्ट हो जाती थी वुमेन के रिलेटिव पे या फिर वक्फ बोर्ड पे। ठीक है ना, लेकिन अब वो जो लाइबिलिटी है वो हस्बैंड पर शिफ्ट होगी। तो ये केस था हमारा शाह बानो केस। ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या बना, ये जो जजमेंट थी उसने नेशन वाइड डिबेट हुई मुस्लिम्स ग्रुप के बीच में। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, इसके अंदर जो लिमिटेड लाइबिलिटी थी हस्बैंड की इद्दत पीरियड तक की, उसको काफी वास्ट एंड काफी बड़ा करा गया। ये एक माइलस्टोन जजमेंट थी वुमेन के राइट के लिए इंडिया के अंदर। इसके अंदर हाईलाइट करा गया जो कॉन्फ्लिक्ट है पर्सनल लॉ एंड सेक्युलर लॉ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हाईलाइट करा गया। और उन्होंने एक ऑनगोइंग स्पार्क जो है वो दिखाई हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। ठीक है, जो कि आर्टिकल 44 में है। आई होप आप लोग को समझ आया हो। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है। हमने इस वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर लिया है। हमने इस वीडियो के अंदर तलाक पढ़ लिया, किस तरह से डिसॉल्व होती है मैरिज बाय हस्बैंड बाय वाइफ बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज बाय डेथ ऑफ पार्टीज बाय जुडिशियल डिक्री। हमने ये सब इसमें डिस्कस कर लिया है। ठीक है। उसके साथ साथ हमने इसके अंदर मेंटेनेंस भी डिस्कस कर लिया है, किस तरह से मेंटेनेंस का केस है, किस तरह से मुस्लिम लॉ के अंदर मेंटेनेंस दिया हुआ है। 1986 का जो एक्ट है उसमें पहले मेंटेनेंस जो थी वो हस्बैंड तक सिर्फ इद्दत पीरियड तक थी, उसके बाद वक्फ बोर्ड और उसके रिलेटिव पे शिफ्ट हो रही थी। लेकिन शाह बानो केस आने के बाद वो जो मेंटेनेंस थी वो हमारी हस्बैंड तक शिफ्ट हो गई। ठीक है, 125 उसके अंदर ऐड कर दिया गया। उसके साथ साथ शायरा बानो का हमने केस पढ़ा जिसके अंदर 2017 में ट्रिपल तलाक को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस कहा गया था। ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को समझ आई हो, पसंद आई हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टूडेंट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को आराम से देखिए। किसी को कोई रिकमेंडेशन हो कोई डाउट हो प्लीज आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।